कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस में केमिस्ट्री के मतलब पार्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि क्लास 11th का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना से क्वेश्चन 15 पीवाईक्यूज में जो ले आया हूँ, आप लोग इसको जरूर अंत तक देखिएगा। पीवाईक्यू जानते ही हैं आप लोग, जेईई मेंस में उसका कितना बड़ा रोल रहता है, इसलिए इस 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो इसमें पूछा गया है, पहले आप लोग यहाँ पर देख लें कि AIEEE यानी कि ये जेईई मेंस जो कि 2013 के पहले जेईई मेंस को AIEEE के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर ये 1998 में पूछा गया था जेईई मेंस में, उसलिए यहाँ पर AIEEE लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ ये कि जेईई मेंस है। तो आप कहोगे कि भैया ये तो दूसरे एग्जाम का है यानी कि AIEEE का है, तो AIEEE और जेईई मेंस दोनों ही बराबर हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि जेईई मेंस में यह पूछा गया था 1998 में। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है अपना। तो यह लिखा है एक पी कक्षक में होते हैं हो सकते हैं। तो अपना पहला जो है ऑप्शन है वो है 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और विपरीत चक्कर वाले 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर वो हो जाएगा विपरीत चक्कर वाले 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि फोर्थ ऑप्शन। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। आप लोग को पता होगा ऐसे जो कक्षाएं होती हैं इसके अंदर कक्षक उपस्थित होते हैं, और एक कक्षक में ऐसे कि जो कक्षक होते हैं S, P और D और F। ठीक है, तो S में 2 भर जाते हैं और P में जो है कि 6, इसमें 4 बढ़ाते जाइए, इसमें 14। तो इस प्रकार जो होता है कि इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आप लोग तो कहेंगे कि SPDF तो कक्षक होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो इसमें ये नहीं। कक्षक में केवल और केवल अगर ऐसे आ जाए तो 2 विपरीत चक्कर वाले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक -1/2 और एक +1/2, यानी कि जो है चक्रण क्वांटम संख्या है एस जो होता है यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या होता है, यानी कि 2 विपरीत चक्रण वाले जो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में होते हैं। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है किसी परमाणु का मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है, जो कि जेईई मेंस सन 2000 में पूछा गया था। तो पहले हम लोग का ऑप्शन जो है कक्षक के आकार से, चक्रण कोणीय संवेग से, दिगंशीय क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग से। तो इसमें पूछा गया है किसी परमाणु का मुख्य क्वांटम संख्या, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कक्षक के आकार से, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरे साफ साफ लिखा गया है कि किसी परमाणु का मुख्य क्वांटम संख्या उसके कक्षक के आकार क्या होता है कि प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग किसके आकार से संबंधित है, 2013 में पूछा गया है जेईई मेंस। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग अपना ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है नाभिक, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा किरण प्रयोग था वो हमारे नाभिक से संबंधित था, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब इसने पूछा है बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयन के स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम की, सौर स्पेक्ट्रम की। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं आप लोग को, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि जो बोर मॉडल होता है वो केवल एकल परमाणु वाले या फिर आयनों वाले यानी कि एकल परमाणु जैसे H+1 या फिर केवल H के लिए, क्योंकि H में जो होता है पूरा इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल एक ही उपस्थित होता है। अगर इसी बात करें हम लोग कि हीलियम+1, तो ये इसके लिए भी लागू होगा ये नियम। केवल यह H+ यानी कि एक धनायन रहना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ओके, आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी, केवल एकल इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो है नियम इसका जो था लागू होता था। देख लेते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है, ये तो बहुत ही आसान होगा, परमाणु नाभिक की त्रिज्या होती है, तो भाई सबको पता है 10⁻³ सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर सेंटीमीटर रहना चाहिए। यहाँ पर जो होगा इसका आंसर जो होगा वह 10⁻13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। देख लेते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, तो पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी किरणें और रेडियो तरंग, तीसरा है हमारा एक्स किरणें, चौथा है हमारा अंतरिक्ष किरणें।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेडियो किरणें। इसका एक क्रम होता है तरंगों का, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी अंतरिक्ष किरणें। इसका ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का जो तरंग होता है, मतलब होता है प्रकार, क्रम जिसका होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं वही यहाँ पर लिख को बताने जा रहा हूँ आपको। तो पहले अंतरिक्ष किरणें आती हैं, उससे बड़ी जो होती है गामा किरणें, यानी कि वाई किरणें होती है उससे बड़ी, और वाई किरणों से भी बड़ी जो होती है एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणें से भी बड़ी जो होती है हमारी यूवी किरणें, अर्थात पराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, यूवी किरणें होती हैं, यूवी किरणें होंगी ना यहाँ पर। उसके बाद इससे बड़ा जो होता है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा दृश्याम किरणें, दृश्याम। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा होगा उससे बड़ा होता है हमारा कौन सा, दृश्याम के बाद हमारा होता है रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं रेडियो तरंगे जो है सबसे बड़ी है, इसलिए हम लोग का जो राइट आंसर होगा रेडियो तरंग, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2000 एंगस्ट्रॉम तथा 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा का अनुपात होगा। तो यहाँ पर फोटोन की जो ऊर्जा का अनुपात होगा कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग को लेमडा तरंग को हम लोग लेमडा से प्रकट करते हैं। यहाँ पर लेमडा 1 जो दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वह, एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है हमारा, एंगस्ट्रॉम जो ऐसे बनाया जाता है, इसका जो मान होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर गुणे में लिख देंगे 10⁻−10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद से अब हम जो हमारा लेमडा 2 दिया हुआ है इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं बढ़िया से, क्योंकि जगह यहाँ पर बहुत ही कम हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद से जो हमारा लेमडा 2 दिया है, लेमडा 2 वो हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। 4000 गुणे इसको बदल लेंगे एंगस्ट्रॉम को मीटर में, 10 हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग को पता है एक फार्मूला हो होता है वहाँ पर, यहाँ से हम लोग को पहले आवृत्ति निकालनी होगी, यानी कि म्यू का मान निकालना होगा। तो सी बराबर लेमडा गुणे आवृत्ति, तो लेमडा का मान पता है और सी का मान 3 × 10⁸ यानी कि प्रकाश की चाल यहाँ पर रख देंगे, तो लेमडा 1 निकाल देंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लेमडा 2 भी निकाल देंगे। मतलब एक बार 2000 यहाँ पर लेमडा की जगह 2000 × 10⁻−10 रखिएगा। ठीक, और फिर एक बार 4000 × 10⁻−10 रखिएगा। इस प्रकार दोनों का जो है कि हम लोग का दोनों ही तरंग दैर्ध्य का हम लोग का आवृत्ति मान चल जाएगा। आवृत्ति के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आवृत्ति के बाद हम लोग दोनों का आवृत्ति तो हम लोग को मिल जाएगा। फिर हम लोग कहेंगे फोटोन की ऊर्जा जो होती है E0 बराबर H जो आवृत्ति, H गुणे आवृत्ति, तो हम लोग को दोनों ही तरंग दैर्ध्य का आवृत्ति पता हो रहेगा। और यहाँ पर सभी के लिए H का मान बराबर होता है, यानी कि प्लांक नियतांक होता है ये H का मान। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, H का मान सभी के लिए जो होता है समान होता है, जो कि प्लांक नियतांक होता है, यानी कि 6.626 गुणे 10⁻−34 दोनों में रख दीजिएगा ये। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर H का मान रख देंगे, यहाँ पर H का मान रख के और जिस तरंग का आप निकालेंगे, जैसे 2000 का निकालेंगे तो यहाँ पर 2000 रख दीजिएगा उसका आवृत्ति। उसके बाद से ऐसे ही कर कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो वीडियो में अगर सॉल्यूशन कर लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। जैसे मैं बताया हूँ बस इसी तरह दोनों के लिए कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वह 2, यानी कि जो इसका आंसर होगा राइट वह 2 होगा, यानी कि दोनों ही तरंग दैर्ध्य वाले फोटोनों की जो ऊर्जा का अनुपात होगा वह 2 होगा। अब देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 8th क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि क्रोमियम परमाणु का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए क्रोमियम परमाणु का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग ऑर्गन, यानी कि यहाँ तक जो है ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलता आ रहा है, यानी कि ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। 18 के बाद ये है जितना जो दिया है यहाँ पर। ठीक, तो समझ जाइएगा आप लोग। तो ऑर्गन का जो होता है ऑर्गन 3D5 और 4s1, सेकेंड ऑप्शन है AR ऑर्गन 3D4 4s2, थर्ड ऑप्शन ऑर्गन 3D6 एंड 4s0, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑर्गन 4D5 एंड 4s1। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछ दे आप लोगों को कि क्रोमियम परमाणु का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप लोग को याद रख लेना है जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह ऑर्गन 3D5 4s1 होगा, यानी कि यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो इसमें बोला है परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
पहला ऑप्शन है हाइजेनबर्ग ने, दूसरा ऑप्शन बोर, तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन है श्रोडिंगर। तो परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए मतलब क्वांटम संख्या, परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए क्वांटम संख्या का जो सिद्धांत जो है वो हमारे बोर भैया ने दिया था, यानी कि हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बोर हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 10th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें दिया है किसी डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग होता है। तो हम लोग को पता है कक्षक कोणीय संवेग। देखिए इसी में बहुत ही बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। आपको बोलेगा कक्षीय कोणीय संवेग, यानी कि कक्षा, यहाँ पर कक्षीय या फिर कक्षा कह सकता है, कक्षीय या फिर कक्षा, ठीक, कक्षीय या फिर कक्षा बोल सकता है आपको। तो आप लोग NH/2 पाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर कक्षीय या फिर कक्षा कहे तो। और यहाँ पर यहाँ n का मान जो है वो कक्षा मतलब किस कक्षा में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर जिस कक्षा में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उस कक्षा का मान रख देंगे। लेकिन हम लोग को बोला है यहाँ पर कक्षक कोणीय संवेग, ठीक। तो कक्षक कोणीय संवेग का फॉर्मूला आता है हम लोग का करनी में L ब्रैकेट में L+1 गुणे H/2 पाई, ठीक। और हम लोग को यहाँ पर मालूम चल गया है कि किसी डी कक्षक यानी कि डी दिया हुआ है तो L का मान क्या होगा S, मतलब यहाँ पर दिया S PDF करेंगे। जब L का मान 0 होता है तो हमारा कौन सा कक्षक होता है, S कक्षक होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जब हमारा L का मान 0 होगा तो हम लोग का S कक्षक होता है, और जब हम लोग का P कक्षक होता है मतलब L में देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर L बराबर 0 पर S कक्षक, L बराबर 1 पर P कक्षक, ठीक, L बराबर 2 पर D कक्षक और L बराबर 3 पर F कक्षक होता है। तो यहाँ पर D कक्षक के लिए पूछा है, तो यानी कि L का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, D कक्षक के लिए L का मान 2 होता है, यानी कि यहाँ पर L का मान जो है आप लोग यहाँ से L का मान जो है 2 यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर 2 और +1 3 और गुणे 2 6 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो आएगा हम लोग का 6 करनी में 6 करनी में 6 करनी में 2h/2 पाई हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर क्वेश्चन को। तो 3s तथा 2p कक्षकों में त्रिज्यनोडों की संख्या होती है। तो हम लोग को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि त्रिज्यनोड की संख्या जो होती है वह बराबर होती है n-l-1 के किसी भी कक्षक में, ठीक है। तो यहाँ से 3s के लिए n का मान कितना हो गया, तो n का मान हो गया हमारा 3, और यहाँ पर s कक्षक है यानी कि L का मान 0 हो जाएगा और रख देंगे इसी फार्मूले पर हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को 3s कक्षक के लिए जो होगा त्रिज्यनोडों की संख्या जो आएगी, त्रिज्यनोडों की जो संख्या आएगी यानी कि 3, यानी कि n का मान यहाँ पर 3 माइनस L का मान 0 और -1, यानी कि 3s कक्षक के लिए 3 और ये -1 यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि 3s कक्षक के लिए हम लोग के त्रिज्यनोडों की संख्या जो है कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसी तरह हम लोग किसका निकाल लेंगे, 2p कक्षक के लिए निकाल लेंगे। तो n-l-1 पर रखेंगे, यहाँ से 2p यानी कि 2p के लिए n का मान 2 हो जाएगा और L का मान यानी कि s के लिए L का मान 0 है तो P के लिए L का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। SPDF यानी कि 0 1 2 इस तरह चलता है, आप लोगों को पता होगा। तो 2p कक्षक के लिए L का मान 1 आ गया। अब इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे यानी कि n माइनस L-1 यानी कि 2p कक्षक के लिए n का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। L का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर आ गया। -1 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 - 2 = 0, यानी कि 2p कक्षक के लिए क्या त्रिज्यनोड की संख्या जो आएगी वह 0 आ गई। इस तरह हम लोग को क्रमशः बता देना है लाइन वाइज लाइन 3s तथा 2p कक्षक के में त्रिज्यनोडों की संख्या बतानी है। यानी कि पहले हम लोग 3s का जो आया है त्रिज्यनोड की संख्या वो 2 आई है और 2p कक्षक के लिए जो हमारा त्रिज्यनोड की संख्या है वो 0 आई है। इस प्रकार ऑप्शन में हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन ही हम लोग का सही हो गया, 2 और 0, यानी कि त्रिज्यनोड की संख्या 3s में 2 और 2p में 0 है और ये बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इस प्रकार जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग 12th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है। पहला ऑप्शन है हमारा द्रव्यमान एवं ऊर्जा संबंधित है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक, और नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा वो हमारा
क्या हो जाएगा, तो जो रदरफोर्ड का अल्फा थ्योरी प्रयोग था उससे हम लोग का यह सिद्धांत साबित हुआ था कि नाभिक के चारों ओर जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ऐसे नाभिक होता है पूरा हम लोग का, यह धनायन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। हर एक कक्षा में एक एक मतलब 2 8 8 आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि जो कक्षा का क्रम होता है 2 8 8 18 ऐसे चलता है, यानी कि ओवरऑल नाभिक के चारों ओर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुबिडियम 37 के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा। ठीक, इसमें मतलब क्या रहा है कि पहले तो हम लोग रुबिडियम 37 जो है हम लोग का क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो रुबिडियम 37 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 37 हो जाएगी। ठीक, 37 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद से 37 का जो है 1s 2s 2p करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे इस तरह करके। ठीक है, उसके बाद से 1s 2s जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो है हम लोग को क्या निकालना है, चारों मुख्य क्वांटम संख्या का मान निकालना है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, ना ही कि सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन लोगों के लिए क्या है कि चारों मुख्य क्वांटम संख्या का हम लोग को मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पहले जो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है 5, मतलब यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है ऐसे आपको क्रम दिया है। ये पहली संख्या जो है हमारा किसको प्रदर्शित कर रही है, मुख्य क्वांटम संख्या n को, फिर ये l को, उसके बाद से यह m को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो है चक्रण क्वांटम संख्या s को प्रदर्शित कर रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा नंबर किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लोग इस प्रकार देखकर आंसर जो है बताइएगा कमेंट में। तो पहला ऑप्शन दिया है 5 0 0 यानी कि n का मान 5, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान +1 +1/2। और उसी तरह दिया है सेकंड ऑप्शन 5 1 0 +1/2, 5 2 1 और -1/2। और जो है चौथा ऑप्शन है हमारा 5 1 1 +1/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग को जो निकल कर ऑप्शन आएगा वह फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यानी कि हम लोग का पहला ऑप्शन जो होगा सही होगा। देख करते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन। तो परमाणु नाभिक में होते हैं, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, फोटॉन होता है। तो ये जो है एक से अधिक वाला सही है, मतलब इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 2 हो सकता है, केवल एक इसमें सही नहीं है। तो परमाणु के चारों, परमाणु नाभिक में पूछा है ना, परमाणु नाभिक में क्या होते हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के चारों ओर जो कि ऋणायन होते हैं, और इसमें जो होते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर, तो परमाणु के जो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, धनायन होता है ना। तो नाभिक का जो धनायन होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है, प्रोटॉन रहता है, और इसके अंदर एक और उदासीन कण न्यूट्रॉन भी रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये दोनों आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, प्रोटॉन भी सही है, न्यूट्रॉन भी सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने 15वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है। तो हम लोग को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि परमाणु की जो हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था मतलब इसी मान लीजिए परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाएं हैं। ये n बराबर जो है 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है, प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी कि पहली उत्तेजित अवस्था जो होती है हमारी n बराबर 2 से शुरू होती है, n बराबर 2 से शुरू होती है। तो n बराबर 2 हमारी प्रथम उत्तेजित अवस्था हो जाएगी, n बराबर 3 हमारी द्वितीय उत्तेजित अवस्था हो जाएगी, और n बराबर 4 हमारी जो होगी तृतीय उत्तेजित अवस्थाएं हो जाएंगी। इस प्रकार हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा n बराबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम उत्तेजित अवस्था होगी वह n बराबर 2 पर होगी। ठीक है, आप लोग को यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इसी तरह मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी PYQs लाता रहूँगा, इसलिए मुझे आप लोग बहुत सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।